हमारी याद आए। नमस्कार। इंटरव्यू के सेकंड पार्ट में एक्टर डायरेक्टर गूफी पेंटल जी ने उन सभी निर्माता, निर्देशक और साथी कलाकारों के बारे में अपने दर्शकों को बताया जिनके साथ उन्होंने बतौर सह कलाकार और सह निर्देशक काम किया। आइए सुनते हैं उन सभी साथी कलाकारों की कहानी गूफी पेंटल जी की जुबानी। गूफी जी, फिल्म इंडस्ट्री के दादा मुनि यानी अशोक कुमार जी के बारे में आप कुछ बताएं। अशोक कुमार साहब, दादा मुनि के साथ बहुत ज़्यादा काम किया मैंने। एक हमारा सीरियल आता था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। तो दादा मुनि बहादुर शाह जफ़र कर रहे थे और मैं मेटकाफ कर रहा था। रेजिडेंट मेटकाफ होता था दिल्ली का, जो अंग्रेज़ों की तरफ से रेजिडेंट था, एंड ही वॉज द ओनली अंग्रेज़ जो बहादुर शाह के सामने था। हाँ, तो दादा मुनि बहादुर शाह जफ़र थे और मैं अंग्रेज़ रेजिडेंट बना था मेटकाफ। तो उन दिनों में उनके साथ इतनी ज़्यादा नज़दीकी आ गई थी कि हम लोग तकरीबन 24 घंटे में से 18 एक घंटे इकट्ठे रहते थे और इतने बच्चों की तरह थे कि छोटी छोटी बात पे अगर वो कोई डायलॉग भूल जाया करते थे तो अपनी जूती उठा के, ए तू बुढ़ा हो गया, तू बुढ़ा हो गया। अब ये मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट और हम तो मतलब धूल भी नहीं थे उनके, और उनको ऐसे कहते सुन के मैं बोलता था, दादा मुनि ऐसे मत कीजिए, आप जो है ना हमारा दिल तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके हम फ़ैन हैं और इतना आपको गुरुओं की तरह मानते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। अरे नहीं 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 बेटा, हम जो है बूढ़ा होता जा रहा है, हमको डायलॉग क्यों भूल रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब बेचारे इतने शरीफ थे कि अपने आप को गालियां देते थे इतने, और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट और एज ए ह्यूमन बीइंग तो और भी अच्छे थे। खाने का बहुत शौक था उनको। हम लोग हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें प्लस मिठाई भी बहुत खाते थे और होम्योपैथ की प्रैक्टिस भी करते थे क्योंकि डॉक्टर भी थे, और उनको ये सब बहुत ही खूबसूरत शौक थे। सर, अशोक कुमार जी की कोई यादगार फिल्म जो आपको याद हो? कई हैं दादा मुनि की फिल्में, मतलब आप शुरू से उठा लीजिए, राइट फ्रॉम महल टाइम से जो मुझे याद आता है, उसके बाद भी पाकीज़ा ले लो या कोई भी ले लो, आता है दादा मुनि की पिक्चरें तो कोई एंड ही नहीं है। तो हमने बहुत सी पिक्चरें देखी हैं, लेकिन उनका अपना एक स्टाइल था एक्टिंग का। ही वॉज सो वेरी नेचुरल के पता नहीं लगता था कि एक्टिंग कर रहे हैं कि वाकई में है। इनसे बहुत सीखने को मिला हमें। सर, शोमैन राज कपूर जी के बारे में आप कुछ बताएं। राज साहब के साथ इनडायरेक्टली थोड़ी देर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं एज बतौर असिस्टेंट भी उनके साथ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे काफ़ी कुछ फिल्म मेकिंग का ज्ञान, जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ, रवेल साहब, राहुल रवेल, बी आर चोपड़ा, रवि चोपड़ा, प्लस राज साहब से जो थोड़ा बहुत सीखा है, जो जो भी मैं अगर कैमरे को प्लेस कर सकता हूँ या किसी स्टोरी को कहने का एक तरीका मेरा अपना है, तो उनमें इन सब का श्रेय बहुत ज़्यादा है, जिसमें राज साहब का भी बहुत ज़्यादा है। राज साहब वॉज अ वेरी डिसिप्लिन डायरेक्टर, जिनको जो चाहिए वो चाहिए, जो मूवमेंट जैसी चाहिए वैसी चाहिए, जो हाव भाव आर्टिस्ट के हैं वैसे चाहिए। अगर उनको एक चीज़ के लिए लाइटिंग चाहिए तो चाहिए। कभी कभी ये भी देखा जाता था कि पूरी एक डेढ़ शिफ्ट में एक शॉट मुश्किल से होता था, लेकिन वो शॉट ऐसा होता था जो कि आज तक यादगार रह जाए। सत्यम शिवम सुंदरम में जब वो जा रही है और सनराइज हो रहा है, और वो शॉट के लिए उन्होंने दादा को इतना टाइम दिया था फोटोग्राफ करने के लिए, और इतनी खूबसूरत, उसमें कम से कम नहीं 2 दिन लगे थे एक शॉट को। आजकल एक दिन में लोग 8-8 10-10 सीन कर लेते हैं, लेकिन इतने
काम के प्रति ये लोग पागल थे और आर्ट के प्रति के ही यूज्ड टू टेक आवर्स टुगेदर, गिव हिज कैमरामैन आवर्स टुगेदर। नहीं, इस चीज़ को ऐसे ही आना चाहिए। और खैर उनके हम अगर 0.5 भी % पहुँच जाएं तो हम अपने आप को लकी कहेंगे। बहुत ही पारकी आंखें थी, सब्जेक्ट को माइन्यूटली समझते, और सबसे उनका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट था कि ही वॉज मोस्ट म्यूज़िकल माइंडेड। यानी आप अगर उनकी आग, आवारा वो देख लो, उनमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो उनकी लेटेस्ट फिल्मों में एज मेन सॉन्ग्स बन के आता था। यानी बॉबी के सॉन्ग उस जमाने में बैकग्राउंड म्यूजिक में होते थे, या मेरा नाम जोकर के। तो ऐसा था उनका विजन। और एक ही थे कि आप देख लीजिए कि राज साहब को कोई पकड़ नहीं सकता जहाँ तक म्यूजिक का सवाल था, कि उनका जब आप गाना गाओगे तो इंटरल्यूड म्यूजिक आपको ऑटोमेटिकली गाना पड़ेगा। जैसे आवारा हूँ टी, हर कोई जो है ये जरूर गाता है। दूसरे गानों में जो है कोई इंटरल्यूड म्यूजिक नहीं गाता, लेकिन एक राज साहब थे जिनका आप कोई भी म्यूजिक ले लीजिए, उसका आपको इंटरल्यूड म्यूजिक गाना ही पड़ेगा। इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग उनका एक सेंस था। दैट वाज राज कपूर, द ग्रेट मेकर। एंड एवरी टाइम राज साहब यूज्ड टू मेक फिल्म, तो उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी बिक जाया करती थी, फिर आ जाती थी, क्योंकि अच्छी फिल्म बनाते थे। लेकिन सिंसेरिटी इतनी थी कि तन मन धन सब कुछ वहाँ लगा देना, न्यौछावर कर देना। जिस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है उसके ऊपर सब कुछ कुर्बान, ये उनका नारा था। ऐसे थे। सर, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के बारे में आप बताएं। हाँ, दिलीप साहब के साथ तो थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था काम करने का, और जब भी हुआ 2-3 मरतबा, एक बार एज असिस्टेंट डायरेक्टर BR फिल्म्स में जब वो मजदूर कर रहे थे, और एक बार क्रांति उनके साथ की थी मनोज कुमार की मैंने, तो एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा रहा। लेकिन वो एक गुरु तुल्य, जैसे बहुत महागुरु जिसे बोलते हैं ना, उनको हम हमेशा ऐसे देखते थे, मतलब उनके साथ वैसे। तो एक बार मैंने, क्योंकि वो एक बार एक शॉट में काफ़ी रीटेक्स हो गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि दिलीप साहब, आपको बुरा नहीं लगता रीटेक हो रहे हैं? क्योंकि हम तो अगर दूसरा तीसरा रीटेक हो जाए तो हम तो यहाँ तो डरने लगते हैं कि डायरेक्टर क्या कहेगा, यहाँ फिर खुद को ये होता है कि यार रॉ स्टॉक वेस्ट हो रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगता? बोले, नहीं काका, पंजाबी पेशावरी थे, पंजाबी में बोलते थे, नहीं काका, परफेक्शन इज द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन फिल्म मेकिंग। अल्टीमेटली जो लोगों के पास जाएगा वो एंड रिजल्ट है। दे शुड नॉट सी कि दिलीप कुमार ने कोई गलती कर दी है या कोई ऐसा हो गया है या डायरेक्शन में गलती है। उस वक्त उनको जो दिखेगा वही सही है। सो रॉ स्टॉक 1000-2000 का डब्बा आंदा है, लेकिन दे विल नॉट गेट दिलीप कुमार दैट माइन्यूट डिसिप्लिन। इट शुड बी वेरी गुड। तो ऐसे करके मनु उन्होंने कहा कि देखो, जब भी काम करो रॉ स्टॉक की बरी मत करना। आप अच्छा काम करोगे, रीटेक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं आप दोबारा नहीं आ पाओगे और वो चीज़ निकल जाएगी हाथ से। ये थे दिलीप साहब। सर, भारत कुमार, मनोज कुमार जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज कुमार जी, पंडित जी, तो उनका कैमरा सेंस ग्रेट, और डायरेक्शन डेफिनेटली कमाल की, विजन बहुत अच्छा होता था। उनकी स्टोरी नरेशन बहुत अच्छी थी राइट फ्रॉम बिगनिंग। जब उन्होंने पहली फिल्म ही डायरेक्ट की थी, ऑलमोस्ट लाइक शहीद उनकी फिल्म थी, उनका कॉन्सेप्ट था। तो शहीद से लेके एंड तक उन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं, तो मतलब उन्होंने कम से कम 60s से लेके 70s 80s तक उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, लोगों को दी हैं, उसमें कुछ एक सोशल कॉज था, प्लस ही टॉट इंडियंस टू बी इंडियंस।
इंडियंस टू लव इंडिया, तो ये डेफिनेटली हम उनकी पिक्चर कोई भी आप ले लीजिए, चाहे आप उपकार ले लीजिए, शोर ले लीजिए, आप रोटी कपड़ा मकान ले लीजिए, जो भी था, इट वाज सम सोशल मैसेज वाज देयर। तो पंडित जी तो कमाल। सर, ही मैन धर्मेंद्र जी के बारे में कुछ बताएं। धर्म जी हैज़ ऑलवेज बीन अ स्वीट हार्ट, बहुत ही प्यारे इंसान, उनके साथ काम करके हमेशा ही अच्छा लगा, और बड़े साफ वो आदमी, कोई अंदर और बाहर कुछ और वाली बात ही नहीं थी, सीधे शरीफ आदमी, ऐसी स्माइल जिस पे कि लड़कियां उस वक़्त से लेके आज तक मरती हैं। तो मतलब वो बहुत ही खूबसूरत इंसान, जिनकी के सबसे पहले हमने देखी थी कि टाइम्स जो अमेरिकन मैगज़ीन है उसमें वन ऑफ द बेस्ट 10 मैन लुकिंग इन द वर्ल्ड, यू नो, बेस्ट लुकिंग मैन। तो धर्म जी तो कमा, और जो उन्होंने काम भी किया है बहुत अच्छा किया उन्होंने, आज तक जवाब नहीं। उनके साथ भी काफ़ी समय हमने गुजारा है और अच्छा लगा उनके साथ में। सर, बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ आपकी लंबी एसोसिएशन रही है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? चोपड़ा साहब अगेन वेरी बिग लीजेंड, और लेजेंड इसलिए मैं कहूँगा कि वो बेसिकली पहले जर्नलिस्ट थे, और जर्नलिज्म में वो लाहौर में बीइंग अ क्रिटिक, वो हर फिल्म की तुलना करते थे कि भाई अच्छी क्यों है और बुरी क्यों है। वो करते करते वो जब फिल्म मेकर बने तो उन्होंने हमेशा अपनी फिल्म में कोई ना कोई सोशल मैसेज देना चाहा है। आप कोई भी उनकी फिल्म उठा लीजिए, उसमें ये होगा कि कुछ ना कुछ उन्होंने, यानी कभी कभी तो ऐसा लगता था कि चोपड़ा साहब ने जो बात कही है वो 20 साल आगे लोग सोचने वाले हैं वो पहले कह दिए। जैसे साधना में उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को बसाने की बात की थी, आज तक नहीं हो सकी वो बात। इंसाफ का तराजू में इसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन, वो कैसे रोकनी चाहिए। नया दौर में मैन वर्सेस मशीन उन्होंने बात की। तो हर एक फिल्म में उनकी एक ये होती थी कि कोई ना कोई सोशल कॉज उठा के वो बात। निकाह में उन्होंने ये प्रूव किया था कि औरत की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि औरत कहती है कि भाई आप जब चाहो तलाक दे दो मुझे, क्या मैं कारपेट हूँ कि आप आए, आपने जूते साफ़ किए, निकल गए, और अगला आया, उसने फिर जूते साफ़ किए। तो ये चीज़ें सोशल रेलेवेंस की और आंखें खोलने की बातें, ये चोपड़ा साहब से बढ़ के, और ये जो बागबान इन्होंने अभी बनाई है, ये कम से कम 25-30 साल पहले की इन्होंने लिखी हुई थी, जब ये दिलीप साहब को लेना चाहते थे। तो अभी अमिताभ साहब के साथ इन्होंने बनाई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत। तो ये इनका आइडिया, मतलब हमेशा आई वुड से उनसे बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है। और उनके लिए छोटे से छोटा आदमी, चाहे वो पियून हो या नौकर हो या उनके लिए प्रेसिडेंट हो, उनके लिए सब बराबर हैं ऐसे। सर, नौशाद साहब के कंपोज किए नगमे आपने ज़रूर सुने होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। उनके नगमों का जवाब नहीं, चाहे आप शुरू से ले लीजिए। जहाँ तक मुझे याद आता है, जैसे आन में था, अपना ना बना लूँ तुझको अगर एक रोज़ तो मेरा नाम नहीं। वहाँ से लेकर आप चाहे मुग़ल आज़म ले लीजिए, चाहे मदर इंडिया का वो ले लीजिए। और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कोरस को जो साइड में गाने वाले थे, उनको इतनी खूबसूरती से पेश करते थे। द द द द सब तेज भागे कोई पकड़ ना पाए, ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया उड़ा जाए मिले आँख रे हाय। तो मतलब कोरस को इतना लाइवली बना देते थे कि इवन मेन सिंगर्स भी कभी कभी मतलब उनके बिना अधूरे लगते थे। नौशाद साहब का जो है कॉम्पोजिशंस का जवाब ही नहीं था, नो डाउट। अभी
अप टू रिसेंट ईयर्स एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल की जनरेशन को पता नहीं है नौशाद साहब का। नौशाद साहब किंग किंग रहे हैं म्यूज़िक में। मतलब मेरे हिसाब से एक ही ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर था जिसके सारे गाने हिट होते थे। पूरी एल्बम आप 8-10 गाने ले लीजिए एक पिक्चर के सभी हिट। नहीं तो आजकल क्या होता है कि एक दो गाना हिट हो जाता है पिक्चर में। उनकी पिक्चर के सारे हिट हुआ था। वो थे नौशाद साहब। सर, ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की फिल्में आपने ज़रूर देखी होंगी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मीना कुमारी जी को कौन भूल सकता है। उनकी यादगार एक्टिंग जैसे पाकीज़ा हुई, मैं नहीं भूल सकता। एक रोम के ऊपर बनी थी उनकी फिल्म यहूदी, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। फिर गुलजार साहब की थी एक मेरे अपने। तो काफ़ी कोहिनूर बनी दिलीप साहब के साथ, वो बहुत खूबसूरत फिल्में थी। मीना जी वॉज जिसको ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी एक्ट्रेस कोई, मतलब ट्रेजेडी में तो कमाल है उनके हाव भाव का। मुझे पाकीज़ा और पाकीज़ा याद आती है जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत भी लगी थी और साथ में जो कमाल साहब ने उनसे एक्टिंग कराई थी, उनके किरदार को रोशन किया था, उसको तो खैर भूल ही नहीं सकते। वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडिया। सर, साहिर साहब ने चोपड़ा साहब के साथ बहुत काम किया है। आप साहिर साहब की शायरी के बारे में कुछ बताएं। जब मैं चोपड़ा साहब के साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त साहिर साहब नहीं रहते, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को इतना इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं साहिर साहब के साथ बैठ सकूं। साहिर साहब का वैसे मैं बहुत मुरीद रहा हूं, तो वैसे शायर बहुत कम होते हैं, बिकॉज मॉडर्न डे के गालिब कहा जाता था साहिर साहब को। तो बहुत ही कमाल का उनका इमोशन होता था। और उनके गानों में सबसे ज़्यादा बात अच्छी ये थी कि वो सब्जेक्ट को उभार के बाहर लाते थे और कुछ कहते थे। एक दर्द होता था उनके, और स्टोरी नरेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ होता था, जिसकी वजह से साहिर साहब हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं काम नहीं कर सका उनके साथ। सर, आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत आपने भी बहुत सुने होंगे। उनके खूबसूरत गीतों और उनकी आवाज़ के बारे में कुछ बताइए। आई वुड से जैसे एक तरफ आप ले लीजिए कि एक्टिंग के लेजेंड हैं दिलीप कुमार साहब, जिनको कॉपी कर के कई हीरो जो है वो आज तक अमर हैं। और उसी तरह रफ़ी साहब को भी कॉपी कर के कई ऐसे सिंगर्स बन गए जिन्होंने उनकी यादगार आवाज़ को अपने साथ समेट के और उनसे काफ़ी कुछ सीख के सबक लेके आज वो भी टॉप के बने हुए हैं। तो वो अगेन लेजेंड है। मेरा ख्याल है रफ़ी साहब की जो रेंज थी, उतार चढ़ाव था, और जो उनके गले में डिसिप्लिन था, वो शायद ही कभी आप आजकल मिले। एक तरफ तो गाते थे मधुबन में राधिका नाचे रे, एक तरफ गाते थे बिछड़े बारी बारी, और एक तरफ गाते थे तेल मालिश जॉनी वॉकर के लिए। तो आप इमेजिन कीजिए उस आदमी का रेंज कितना, मतलब ही यूज्ड टू चेंज हिज वॉइस अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर्स। यदि हैट्स ऑफ। सर, गायक मुकेश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी की अलग बड़ी सीरीन सी आवाज़ थी, और वो राज कपूर साहब ने भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि राज साहब कहते थे कि मैं जिस्म हूँ और मुकेश सोल है। तो उनकी सोल वो थी, और उन्होंने भी जो ज़िंदगी में काम किया है और जितना संगीत के प्रति उन्होंने एक तरह से उसको एजुकेशन समझ के और श्रद्धा जो दी है संगीत को,
और जो उठान दिया है और जो रिस्पेक्ट दिया है, मैं कहता हूँ बहुत ही कम होगा। और वो लोग एक ज़माने में हमने इन लोगों को देखा हुआ है कि एक एक टेक में, आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो आप कंप्यूटर पे कटिंग पेस्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पर एक ही टेक हुआ करता था और एक टेक भी कमाल का करते थे, और सारे मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन संगीतकार, जो म्यूजिशियंस थे और सिंगर, सब एक जेल करते थे खूबसूरत। सर, आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री में लड़के लड़कियां आ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, आप उनके बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे? नहीं, बनना चाह रहे हैं ज़रूर है। इट्स लाइक कैरियर है आजकल, एक ऑप्शन है। हमारे ज़माने में तो इतना नहीं था कि भाई कम चीज़ें थी। आजकल उनके सामने बहुत कुछ है। एक्टिंग स्कूल्स भी हैं और इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और सामने देखने के लिए फिल्में भी हैं, बहुत कुछ है, पूरा इंटरनेशनल है। और फिर ऊपर से आपके पास वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट है, आपके पास टेलीविज़न है, आप 24 घंटे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कौन कैसा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जो दूर से बहुत खूबसूरत दिखता है, इसके अंदर हार्ड वर्क भी बहुत है। इसमें परसिवेरेंस, नंबर वन परसिवेरेंस, दैट मीन्स इंसिस्टेंस। आप कितना सह सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितनी क्षमता है आप में। क्योंकि आईना तो सबको झूठ बोलता है, आईना तो हर एक को बोल देता है कि भाई तू तो दिलीप कुमार से बेटर है, अमिताभ से बेटर है। लेकिन आपको अपने आप देखना है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग करोड़ों में एक कभी निकलते हैं या नहीं भी निकले। तो इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। ज़रूर चांस है, हर एक के लिए चांस है, क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड हो गई है। टेलीविज़न है, मॉडलिंग है, और फिर ऊपर से फिल्में हैं। नए लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। एक तो इसमें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है, नंबर 2 आप में टैलेंट कितना है, नंबर 3 आपका बैकग्राउंड कैसा है, नंबर 4 आपका डायलॉग डिलीवरी कैसा है, हाउ डू यू रिएक्ट, आपको क्या क्या आता है, स्पोर्ट्स आती है कि आप पढ़ते लिखते हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें भी मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कहना कि पढ़ाई उतनी इम्पोर्टेंट है जितना दूसरे कैरियर्स में एकेडमिक पढ़ाई ज़रूरी है। तो जितना आप पढ़े लिखे होंगे उतना आपका सोचने का जो है नज़रिया वो अलग होता है। तो आप इसमें ज़्यादा सोच के गहराई में एक्टिंग में भी जा सकते हैं। और पर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अपने कैरियर में कि बड़े से बड़े जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को लॉन्च करने की कोशिश की है, तो 99% रिज़ल्ट जो है वो निल निकला है। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि किस्मत का साथ होना, दूसरा आप में टैलेंट होना, ये 2 चीज़ें निहायत ज़रूरी है। उसके बाद ऊपर वाले की मर्ज़ी। सर, ये फिल्मों के और दूरदर्शन के जो दर्शक हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उसको आप क्या संदेश देना नहीं, मैं चाहेंगे? सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी चीज़ों को पसंद कीजिए। अच्छी एक्टिंग, अच्छी डायरेक्शन, अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को। क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ों को एनकरेज करेंगे, तो हम में से कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जो कि आपको गलत चीज़ बताना चाहेगा। तो हम चाहेंगे कि हम भी अपने सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें पेश करें। आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो उसे आप नकार दें, रिफ्यूज़ कर दें। इससे क्या होगा, हमारा हमारा खुद का जो है स्टैंडर्ड अपनी नज़रों में बढ़ जाएगा, दुनिया की नज़रों में तो बढ़ेगा ही। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें पसंद करके और वो चाहेंगे, और जो गलत चीज़ें हैं उसे आप रिजेक्ट कर दीजिए। इट्स बेटर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है, हम लोग बहुत बच्चे हैं, हमें बहुत कुछ करना है। सर, आखिर में हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्राना अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं अपनी तरफ से और अपने फिल्मी परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक समझा कि आपने
हमारा इंटरव्यू पेश किया। थैंक यू।